नहीं है तो अचार ले लो, दाल के लिए तो अचार ले लो, कोई नहीं है तो चटनी ले लो। खैर, लेकिन ये भी जो मौके होते हैं वो उन्हीं को मिलते हैं जो जिनको मेजर साहब दो बड़े बड़े लोग हैं जिनको चाहते हैं, जिनका स्नेह है। आज का दिन अगर देखा जाए भारतीय जो आज की व्यवस्था के हिसाब से हम जिस भी स्थिति में अभी रह रहे हैं, जिस भी फैसिलिटी को हम अभी एक तरह से कैश कर रहे हैं, वो इस संविधान के कारण है। इसमें कहीं कोई बहस की बात है नहीं। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि हिंदुस्तान एक ख्वाब है, एक ऐसा सपना। और कल ही मेरा बेटा एक पता नहीं संयोग से ऐसी बात कर रहा था कि काश ऐसा होता कि एक ही सपना कई लोग एक साथ देखते। तो मुझे जो जवाब आया कल के उसमें बता रहा हूं, मैंने कहा इंसेप्शन पिक्चर देखना चाहिए, उसमें कुछ ऐसा है। लेकिन आज नहीं पता था इस कार्यक्रम में कि इस बात को करने का मौका मिलेगा कि हिंदुस्तान एक ख्वाब है, और ऐसा ख्वाब जिसको सब लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर देखा। वो जो हम टीवी में अभी कुछ देर पहले देख रहे थे, जिसको मैसी सर ने बताया कि इतने महीने इतने साल लगे उस सपने को बुनने में, उसके ताने वाने को इकट्ठा करने में, और उसके बाद एक सपना बोया गया कि ये देश ऐसा बनेगा जहां हर कोई अपना सपना देख पाएगा, और वो सपना ऐसा होगा जिसमें उसके ख्वाब जो है, उसके जो सपने हैं वो साकार हो पाएंगे। वो एससी का है, एसटी का है, कि ब्राह्मण है, कि ठाकुर है, कि मुसलमान है, या ऐसा है जो अब गिनती में भी नहीं आते, वो भी इस देश में सपना देख सकते हैं, और सपना देखने की उनको छूट है। उसमें से एक तबका आता है, और वो बिल्कुल 50% लगभग है, वो है महिलाओं का तबका। तो मुझे मेजर साहब ने आदेश दिया कि आपको इसको कंडक्ट करना है, तो मैं ही सोच रहा था कि कैसे इसकी बात शुरू करूंगा। तो एक छोटी सी बात के बाद माइक में इधर दे दूंगा और फिर सवाल ही करूंगा। आपके कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल निसंकोच पूछिएगा, ताकि टू वे कम्युनिकेशन में बातचीत हो और बातचीत बोर नहीं हो। बहुत सारी बात ये समझ में आता है जिसपे कि उस शो में भी ये दिख रहा था कि बहुत सारी महिलाएं थी जो ये बात कर रही थी कि महिलाओं को प्रोग्रेसिव राइट्स तो मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को उनकी बंदिशों से आजादी तो मिलना चाहिए, लेकिन जो वंचित तबका है उसको उसके अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ऐसी भी बातें उसमें थी। तब एक सवाल आ रहा था कि हाँ बिल्कुल सही, आज की महिलाएं भी यही बात करती हैं, तो वो आरक्षण जो है या दूसरे तबकों को जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो ठीक नहीं, वो मेरिट पे होना चाहिए। तो वो बात करने का अंदाज है, मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका जवाब मेरे को ये लगता है कि हाँ ठीक है, आपकी जो दादी जी थी वो तो माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही थी। आपकी दादी की दादी जो थी वो तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। इस समान अवसर का जो मौका मिला उस किताब के कारण से मिला। और मैं सारे तबकों की बात करना चाह रहा हूं, एक भी तबका इसमें ये नहीं कह सकता, जो महिलाएं हर तबके में, वो ब्राह्मण्स में भी है, वो दलित में भी है, वो मुस्लिम्स में भी, और सबको मौके मिले चूल्हे चौके से निकल के बाहर आने के, इस दुनिया में बराबरी के साथ कदम से कदम मिलाने के। और आज अगर 26 जनवरी की परेड थी, उसमें महिलाओं ने नेतृत्व किया तीनों सेनाओं का, तो शायद इस किताब के कारण ही। आप सभी का स्वागत है। मैं एक छोटे से सवाल से आपसे शुरू करना चाहूंगा। आप अलग अलग एज वर्ग में भी शायद हैं। कैसा था महिलाओं का वो बचपन जब आप बचपन में थे और अब आप आज हैं, क्या अंतर देखते? इस किताब ने क्या मदद की? मैम जी, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं अब तो मेरी भी एक उम्र हो चुकी है, लेकिन इससे पहले मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई किया और काफी अच्छा सब कुछ किया, प्रोग्रेस किया। लेकिन मेरे घर की जो परिस्थिति थी, जैसा कि आपके सर ने बताया है कि मेरे पतिदेव साइंटिस्ट थे, मेरी 2 छोटी बेटियां थी, बहुत जिम्मेदारियां थी मेरे पास में, और मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे कि मैं अपना कैरियर चूज करूं या अपने बच्चों पर अपने पति की मदद करूं। 2 एक साथ नहीं हो सकते थे, क्योंकि मेरे पति को बहुत फील्ड में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। तो बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि आप इतनी शिक्षित होके और आप ऐसी बातें क्यों सोचती हैं। ये सबसे पहला, आपको बहुत मैं घरेलू स्तर पे बात कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, अब अच्छा या बुरा ये तो मैं नहीं समझती, पर लोग कहते हैं
कि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से रही हैं, पर मेरी शादी एक निहायत मतलब बहुत ही ग्रामीण परिवेश में हुई। और उस समय ये देखा गया कि मेरे पति पढ़ाई लिखाई अच्छा कर रहे थे, तो माँ बाप ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, कर दिया जाए। और पहली मुझे जो ताने मिले थे मुझे अब अच्छा लगता, मैं जरूर इस चीज को शेयर भी करना चाहूंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले बताऊंगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। घर की चीजें हम इसे क्यों मानते हैं कि हमारा किचन, हमारी चीजें, हमारा कपड़ा धोना या हमारी चीजें ये छोटी होती हैं, नहीं। तो सबसे पहला ताना जब बड़ा ही डिफरेंस था, तो औरतों ने कहा कि वो नहीं बड़े घर की अपने घर की, तो क्या हम इनके कमरे में इनको हम खाना लेके जाएंगे? भाई ससुराल तो ससुराल होता है, और जेठानी और सास ये तो बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, उनके सामने तो हमारी क्या औकात कि भैया होंगी पढ़ी लिखी तो अपने पास रखें। तो मेरे सामने मैंने देखा भाई ये तो बड़ी भारी बात हो गई, अब क्या करूं, इज्जत की बात है, खाना बनाना आता नहीं है और कुछ तो किया ही नहीं कभी। तो मैं बड़े उसे देखती रही, अपने स्वाभिमान को सोचा कि ये बड़ी बेइज्जती की बात है। फिर मन को थोड़ी देर मैंने कहा प्रभु मेरी मदद करना, और उनसे कहा कि मैं अगर इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकती हूँ तो मैं 18-18 घंटे की पढ़ाई कर सकती हूँ, तो ये क्या मैं आटा नहीं सान सकती या रोटी नहीं बना सकती या कपड़े नहीं धो सकती? भाई ये तो बड़ी शर्मनाक था। तो मैंने सच बताया, मैंने 2 दिन उनको ऑब्जर्व किया चीजों को कि कैसे कैसे ये कैसे कर रही हैं। और तीसरे दिन मैंने बड़े उससे बोला कि आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी। अरे लोग बोले कि भाई ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु की कृपा कहिए, जो कुछ नाप तोल कहिए, क्योंकि केमिस्ट्री भी थी, मेरा साइंस साइड रहा है पूरा, तो वो जो हम जो टाइट्रेशन वगैरह करते थे या जो कटिंग करते थे, ये TS LS जो भी हम काटते थे वो सब वहाँ काम आ गई, और मैंने खाना बना ही दिया। भले वो कैसा भी बना था, वो बन गया। और उसके बाद से मैं रेगुलर बनाती रही। उस दिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी समझ में आई कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे थोड़े से बड़े हुए, तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। तो मैंने टीवी पे एंकरिंग का काम मुझे बहुत अच्छे से मिला था, और इवन कि मैं दैनिक भास्कर के बहुत अच्छे उसमें पहुंच गई थी, लिखती थी, लिखने का काम मेरा था, और वो लोग पसंद भी करते थे इस चीज को। और अब मैंने कहा नहीं, अब मैं अपने कैरियर से पीछे नहीं हटूंगी, अब मुझे मिल गया समय तो अब मैं इसमें दिखाऊंगी। बट फिर एक सज्जन आए, बोले अरे ये तो आपके बच्चों का पीक पीरियड है और आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मैं पीछे नहीं आना चाहती, मुझे अब इसमें। बोले नहीं, बोले आपको आना ही पड़ेगा पीछे, और बहुत सी चीजों का सवाल है, आपके पति का भी है, बच्चों का भी है। और मैं वापस फिर पीछे आ गई, और मैंने कहा ठीक है, ये बढ़ेंगे, इनकी प्रोग्रेस है तो मेरी भी प्रोग्रेस है। सच में ये बात होती कि अगर मैं आज बहुत अच्छा कर भी जाती और मेरे घर में अगर अव्यवस्था होती या मेरे बच्चे नहीं करते, तो मुझे ये कहीं कसक रहती। ये मेरी खाली अपनी जो अपनी फीडिंग थी वही चीज हो पाती कि नहीं चलो मैंने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत बड़ी। बट मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, और आज की लड़कियों को भी कहती हूँ कि नहीं, कोई काम छोटा नहीं। किचन भी संभालना बहुत बड़ी बात है, आप घर को मैनेज करना बहुत अच्छी बात है। घर की सर्वी मुझसे कभी कभी बोलते हैं, और बहुत से लोग कहते भी थे कि अरे भाई आप किचन के लिए नहीं बनी, तो मैं मुस्कुरा देती थी, हंस देती थी, ठीक है आप मौका, सर ने मुझे फिर भी पकड़ ही लिया और कहे चलिए बाहर। और आज मैं बहुत सालों के बाद निकली हूँ जी। बहुत बधाई। अब देखिए कितना अंतर आया है इस चीज में कि एक दौर था कि पहले बच्चों को, खासतौर से बच्चियों को सिखाया जाता था भाई चूल्हा चौका कर लो, वो काम आएगा। मेरे का अपना अनुभव है कि नहीं, पहले पढ़ाई हुई, इसके बाद चूल्हा चौका पकड़ा। तो ये इस किताब की ताकत है जो आपको एक रास्ता दिखाती है। सुधा जी, आप बुंदेलखंड क्षेत्र से रही है, जहाँ पर मतलब शोषण का जो चरम अगर भारत में कहीं दिखता है तो वहां पर अभी भी है। आपने वो बचपन भी देखा, और अब एक प्रिविलेज क्लास वाला बच्चे आप लाइफ भी देख रही है। मेरा सवाल फिर वापस वही है कि इस किताब के कारण तो वो बदलाव आपसे साझा करना चाह रहे हैं जो आपने उस समय झेला होगा या देखा होगा, और फिर क्या बदला 75 साल में? आपकी तो 75 साल नहीं है, लेकिन जो भी है उसमें क्या बदला? एक्चुअली मेरा बचपन तो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मेरे घर में जैसे ना कभी पक्षपात नहीं हुआ कि बेटी है बेटा है। मेरी मम्मी जो थी ना,
मतलब उन्होंने बड़े ही अच्छे से हम लोगों को पाला है। कभी आज तक ऐसा नहीं है कि भैया है तो ये करेगा, तुम बहन हो तो तुम्हें करना है, भाई को नहीं करना है, नहीं, हमको बराबर ही दर्जा दिया गया है घर में। अब कई जगहों पे जैसे मैं देखती हूँ कि बेटी है बेटा है ना, तो बेटी को ये कहा जाता है कि नहीं आपको घर के काम करने ही है, ये मस्ट है, ये बेटा है इसको बाहर देखना है, स्टडी करनी है, पर बेटी को करना है। पर मेरे घर में ऐसा नहीं था, मैंने कभी भी नहीं देखा। और शादी के बाद भी मतलब मेरा बहुत अच्छा है, कभी ऐसा नहीं रहा कि ये चीज तुम्हें करनी। जैसे मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पिंग है, संडे जो होता है ना वो उनका किचन में ही जाता है आधा, कि मैं ये करूंगा तुम ये करो, मैं मना भी करूंगी तब भी नहीं, तो मुझे फील नहीं होता कभी भी। हाँ, पहले जो कहते हैं संविधान से पहले कहिए या काफी साल पहले की जो औरतों की स्थिति थी, तो बहुत से लोग फील करते हैं वो चीजें। जैसे अभी गांव में ही चले जाओ आप, तो गांव के बच्चे हैं, गांव में है अभी वो देखने को मिलता है कि लड़कियां हैं तो उन्हें घर का काम देखना ही है, बॉयज हैं तो उनको पढ़ना है या कुछ और अदर काम करने हैं, पर लड़कियों के लिए फिक्स होता है, मोस्टली घरों में देखा है। तो अंतर है अभी, बहुत अंतर है, और मैंने तो कभी देखा नहीं, तो मतलब मुझे हमेशा अच्छा ही माहौल मिला है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये भी अपने आप में बधाई की बात होती, मतलब मायके की तरफ और खास तौर से जो रवीश हैं उनके हस्बैंड हैं, तारीफ हो रही है तो बधाई आपको। मैम आपका बैकग्राउंड मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं, फिर भी मेरा सवाल, अच्छा ये तो फिर तो सवाल बड़ा मजबूत बनता है। वीना सागर भी उसी जिस डिस्क्रिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ उससे दूर नहीं है, आए दिन अभी भी वैसी खबरें आती ही रहती है। सवाल मेरा वही आपसे फिर से कि क्या बदला आपके बचपन में, जो लड़कियों के साथ एक तरह से भेदभाव होता था। मैं ये नहीं कह रहा सबके माँ बाप अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं है, और लेकिन हमारे आसपास के परिवेश में बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, भोगते रहते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ एक, कि मैं वैसे सामान्य से घर होते थे, तो जिस दोस्त के यहाँ खेलने जाते थे उनकी माता जी की या उनके परिवार की आर्थिक स्थिति हमसे खराब थी, लेकिन वो ये पूछती थी तुम कौन जाता है, तो वो समझ में आता है कि क्या चल रहा है उस सोसाइटी में। ऐसा कोई अनुभव आप बताइए, जरूरी नहीं कड़वा ही हो, अच्छा हो। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे आपने बोला ना कि स्वतंत्रता की गणतंत्र के बाद संविधान की वजह से आपकी क्या परिवर्तन देखा आपने, तो सर परिवर्तन तो बहुत बड़ा देखा, क्योंकि पहले जो स्थिति थी संविधान से पहले की मैं बता रही हूँ, तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब ठीक है, उनको देवी तो माना था, लेकिन उनको हक अधिकार कुछ भी नहीं जो हमें संविधान के बाद मिले। और संविधान से सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको शिक्षा लेने का अधिकार मिला। शिक्षा है तो आपको सब अधिकार, आपकी जान आप पाओगे। तो संविधान के बाद मतलब एक तरह से जैसे पहले हमारे जो हमसे आगे की पीढ़ी थी, बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन हम लोगों को ये चीज सुविधा मिली कि हमको जिस भी तरीके से हमारे माता पिता पढ़ा सके, हम लोगों को पढ़ाया, शिक्षित किया, इस कारण हम आगे बढ़े। तो सर सेम जैसे दो लोगों की मैंने बात सुनी, मैं इन दोनों के मतलब मिश्रित कह सकती हूँ कि मेरी शादी हुई तब मैं बीएससी कर रही थी, मेरे हस्बैंड की वजह से मैंने एमएससी कर पाया। उन्होंने बोला कि नहीं पहले पढ़ाई कंप्लीट कर, पर बस समस्या वही आई कि अगर जॉब करते हैं तो फिर घर कैसे संभालेंगे, और घर संभालेंगे तो या तो घर संभालो या फिर जॉब करो। हम लोगों की परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी, तो फिर मैंने भी घर संभालना पसंद किया, और घर मतलब एजुकेशन था इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब परिवर्तन ये है कि मतलब अगर बात महिलाओं की आती है तो सर संविधान के वजह से ही मतलब जो कुछ भी चेंजेस आए हैं संविधान के कारण। पहले इतनी सारी कुप्रथाएं होती थी, बच्चियों की शादी कर दी जाती थी, वो ना तो उनको ये पता था कि हम इसका विरोध कैसे करें, विधवा हो जाती थी उसके बाद उनको पता ही नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो गया, या फिर अब उनके जीवन में क्या होने वाला कुछ नहीं पता, जिस तरह ढकेल दिया जाता था वैसा वो करना पड़ता था। जब संविधान आया, बाबा साहब ने उनको वो अधिकार दिए, जैसे कि बेटियों को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, और हर क्षेत्र में आज जैसे हम वर्तमान में देखते हैं तो कोई क्षेत्र शायद ऐसा नहीं होगा, आप में से कोई नहीं बता सकता कि उस क्षेत्र में महिला नहीं है।
कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ महिला नहीं पहुंची हो। सर इससे बड़ा बदलाव और क्या होगा, लेकिन अभी भी कुछ कमी है जिसे हमें पूरा करना होगा। तो आज भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ हो गया, आज भी बहुत मेहनत है, बहुत संघर्ष है, छोटे घर से लेके देश चलाने तक बहुत संघर्ष है महिलाओं को जो दूर करना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत बिल्कुल बहुत संघर्ष है। बात बराबरी हो रही है और अभी 33% पे भी बात नहीं पहुंची है, वो 2029 तक टल गया है मामला। लेकिन जब हम वो पिक्चर देख रहे थे तो उसमें बहुत सारे सवाल आए। एक सवाल बहुत अच्छा आया था कि हिंदू कोड बिल जब बन रहा था तो उसमें ये कहानी आ रही थी, उससे पहले कितने लोगों को पता है कि हिंदू पुरुष उससे पहले एक से ज्यादा शादी कर सकता था? मतलब बहुत कॉमन, आज के बच्चों को हो सकता है ये लगे कि और ये तो मुसलमान ही करते हैं सब 4-4 शादी। अरे भैया वो हिंदुओं में होती थी और एक पत्नी 2 पत्नी रखते थे, 3 पत्नी रखते थे। राजे महाराजाओं में ऐसा ही होता था। राजे महाराज ने कॉमन आदमी जो खुद का खाना पीना भी नहीं कर सकता था वो भी कर लेता था ये सब। एजुकेशन पता ही है, लड़की कोई एजुकेशन का कोई भविष्य नहीं था। शादी की उम्र शायद 11-12 साल, यहाँ तक सुना है कि 9 साल तक की बच्चियों की शादियां होती थी। राजस्थान में आज भी बाल विवाह होते हैं, 4 साल की बच्चियां, 6 साल के बच्चे। मैं इसको इसलिए पूरा जिक्र करना चाह रहा था कि हमको लगता है कि ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। निश्चित रूप से इस बदलाव के पीछे वो जो किताब की बात बार बार आ रही है कि अगर हम भारतीयों का जो सामूहिक सपना था, तो आप कल्पना कीजिए कि आज से 70-75 साल पहले जब लोग बैठे होंगे तो कितने ही प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, कितना आगे का सोच रहे होंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। उनके दिमाग में 2024 भी होगा, 2030 भी होगा। तब जाके उन्होंने वही एक प्रियम्बल बनाया जिसमें उन्होंने धर्म को नहीं चुना, जिसकी बात मेरे प्रभाकर कह रहे थे। उन्होंने चुना विज्ञान को, उन्होंने चुना तार्किकता को, उन्होंने चुना शिक्षा को, और उन्होंने चुना उस बात को भी जिसको खारिज किया जा रहा था और बड़े बड़े विद्वान कि महिलाओं का क्या अधिकार होता है, महिलाएं तो हमारी वस्तु है, मतलब इसीलिए तो घर की लक्ष्मी कहा गया है, प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो कोई लक्ष्मी कोई अच्छा शब्द नहीं है उस तरीके से देखा जाए। मैम आप नई जनरेशन को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, ये भूमिका बांधने के पीछे भी मेरा एक कारण ये था